हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लक्ष्य बुक से चैप्टर 8। इसके कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जो मैंने पिक करे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत से शुरू करें। मिसाल के तौर पर, अगर आपने वज़न कम करने का फैसला किया है तो आपका पहला कदम अपना वज़न तोलना होगा। उसके बाद आप लगातार उस वज़न को इस बात का पैमाना बना लेंगे कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में तरक्की कर रहे हैं या नहीं। अगर आपने व्यक्तिगत व्यायाम योजना शुरू करने का फैसला किया है तो आपका पहला कदम यह तय करना है कि आज की तारीख में आप कितना व्यायाम कर रहे हैं। आप हर दिन या हर हफ्ते कितने मिनट व्यायाम कर रहे हैं और कितने उत्साह से आप किस तरह के व्यायाम कर रहे हैं। आपकी जवाब जो भी हो, यह महत्वपूर्ण है कि आप इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा सटीक हो। फिर इस जवाब को शुरुआती बिंदु बनाकर इसके आधार पर भविष्य की व्यायाम योजना बनाएं। अपनी प्रति घंटे की आमदनी तय करें। अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपका पहला कदम क्या होगा, यह ठीक तय करें कि आप इस वक्त कितना कमा रहे हैं। आपने पिछले साल या उसके पिछले साल कितना कमाया था, आप इस साल कितना कमाएंगे, आप हर महीने कितना कमा रहे हैं। सबसे अच्छा पैमाना यह है कि आज की तारीख में आप हर घंटे कितना कमा रहे हैं। आप प्रति हर घंटे की आमदनी दर इस तरह निकाल सकते हैं। अपनी सालाना आमदनी को 2000 से विभाजित कर लें, क्योंकि आप हर साल लगभग 2000 घंटे ही काम करते हैं। इससे भी बेहतर यह होगा कि आप अपनी मासिक आमदनी में 172 का भाग दे दें, क्योंकि हर महीने आप औसतन इतने घंटे ही काम करते हैं। मेरे सेमिनारों के कई सदस्य अपने घंटे की साप्ताहिक दर निकालते हैं और इसकी तुलना पिछले हफ्तों से करके देखते हैं। फिर वे अपनी वर्तमान आमदनी बढ़ाने के लिए अपने हर घंटे का मूल्य बढ़ाने का संकल्प करते हैं। आपको भी यही करना चाहिए। चुस्त समय प्रबंधन या आर्थिक कदमों से प्रदर्शन बेहतर होता है। आमदनी या किसी अन्य क्षेत्र संबंधी की गणनाएं जितनी ज़्यादा चुस्त और सटीक होती है, आप उस क्षेत्र में उतने ही बेहतर तरीके से और तेज़ी से सुधार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, ज़्यादातर लोग मासिक और सालाना तनख्वाह के संदर्भ में ही सोचते हैं। इसका विश्लेषण करना और इसे बढ़ाना मुश्किल होता है। इसके विपरीत सफल लोग प्रति घंटे की आमदनी दर के बारे में सोचते हैं, जिससे हर मिनट के प्रदर्शन में सुधार संभव हो जाता है। चूँकि आप अपने व्यक्तिगत सेवा कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट हैं, इसलिए आपको यह मान लेना चाहिए कि आप ही खुद को तनख्वाह दे रहे हैं। कल्पना करें कि आप खुद को घंटे के हिसाब से पैसे दे रहे हैं, जिससे उसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद करें जो आप अपने कर्मचारी से करते। हर उस चीज़ को करने से इनकार कर दे जिसमें आपको वांछित दर से भुगतान ना मिल रहा हो। आपकी वर्तमान नेटवर्थ। अगर आप दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य तय करते हैं तो आपका पहला कदम सटीकता में यह तय करना है कि आर्थिक संदर्भ में आज आपकी नेटवर्थ कितनी है। अगर आपका लक्ष्य 1 साल में मिलेनियर बनना है तो आपको सटीक गणना करनी चाहिए कि आपके पास आज की तारीख में कितनी दौलत है। ज़्यादातर लोग इस गणना में गलती या बेईमानी कर देते हैं। आपकी सच्ची नेटवर्थ वह धनराशि होती जो संपत्ति में कर्ज घटाने पर बचती है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने हर चीज़ बाजार भाव पर बेच दें और फिर अपने सारे कर्ज चुका दें तो आपके पास कितनी दौलत रहेगी। कई लोग अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों का मूल्य कुछ ज़्यादा ही आंक लेते हैं। वह सोचते हैं उनके कपड़ों, कारों, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का मूल्य लगभग उतना ही है जितने में उन्होंने इन्हें खरीदा था। बहरहाल इन चीज़ों का वास्तविक मूल्य उनके पुराने भाव का महज 10 से 20% ही होता है। परिस्थितियाँ लगातार बदलती रहती हैं। आप जो भी निर्णय लेते हैं उनमें से 70% समय के साथ गलत साबित होंगे। शायद पुरानी परिस्थितियों में आपका निर्णय या संकल्प सही रहा हो, लेकिन हो सकता है कि अब स्थिति बदल गई हो और दोबारा इसे शून्य से शुरू करने का समय आ गया हो। आप आमतौर पर जान सकते हैं कि आपको शून्य आधारित सोच कब लागू करनी चाहिए। जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसे आप अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर दोबारा शुरू नहीं करना चाहेंगे, तो आपको लगातार तनाव, चिढ़ और क्रोध का अनुभव होता रहता है। कई बार लोग किसी व्यावसायिक या निजी संबंध को सफल बनाने की कोशिश में बहुत वक्त लगा देते हैं, लेकिन अगर आप शून्य आधारित सोच का इस्तेमाल करें तो ज़्यादातर मामलों में सही समाधान अक्सर यही होता है कि संबंध को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।
इकलौता असल सवाल यह है कि क्या आप में अपनी पुरानी गलती मानने और स्थिति को सुधारने के लिए ज़रूरी कदम उठाने का साहस है। आपको किस चीज़ ने रोक रखा है? अगर आप कोई खास धनराशि कमाना चाहते हैं तो खुद से पूछें, मैं इस वक्त वह धनराशि क्यों नहीं कमा रहा हूँ? आपको किस चीज़ ने रोक रखा है? यह प्रमुख कारण क्या है जिसकी वजह से आप इस वक्त उतना नहीं कमा रहे हैं जितना कमाना चाहते हैं? एक बार फिर खुद के साथ पूरी तरह ईमानदार रहें। अपने चारों तरफ नज़र डालकर ऐसे लोगों को पहचानें जो उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप कमाना चाहते हैं। क्या वे आपसे अलग ढंग से काम कर रहे हैं? उन्होंने ऐसी कौन सी खास योग्यताएं और कुशलताएं विकसित कर ली है जिन्हें आप अब तक विकसित नहीं कर पाए हैं? आपको कौन सी योग्यताएं और कुशलताएं हासिल करने की ज़रूरत है ताकि आप भी उनके जितना पैसा कमा सकें? अगर आपको पक्का पता नहीं है तो उनसे पूछ ले, पता लगाए। यह इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे अनुमान या संयोग पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अपने सबसे कमज़ोर क्षेत्रों को पहचानें। एक बार जब आप इन सवालों का जवाब दे दें तो आईने में खुद को देखकर पूछें, मेरे सबसे कमज़ोर योग्यता क्षेत्र कौन से है? वह कौन सा काम है जिसे आप सबसे खराब तरीके से करते हैं और जिससे अन्य योग्यताओं का इस्तेमाल करने में बाधा आती है? किस काम में दूसरे लोग आपसे बेहतर हैं? खास तौर पर आप में किन प्रमुख योग्यताओं की कमी है जो आपकी सफलता के लिए अनिवार्य है? चाहे वह जो भी हो, आपको सटीकता और ईमानदारी से उन्हें पहचानने और फिर हर क्षेत्र में बेहतरीन की योजना बनाने की जरूरत है। हम बाद वाले एक अध्याय में इस बारे में गहराई से बात करेंगे। खुद को दोबारा गढ़ने के लिए तैयार करें। अपनी वर्तमान कंपनी, उद्योग और नौकरी को गौर से देखें। अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बाजार में अपनी स्थिति पर स्पष्ट नज़र डालें। खुद को दोबारा गढ़ने के लिए पीछे हटकर यह सोचें कि वर्तमान ज्ञान के आधार पर आज आप अपना कैरियर दोबारा कब शुरू करेंगे। कल्पना करें कि आपकी नौकरी और उद्योग रातों रात गायब हो चुके हैं। कल्पना करें कि आपको कैरियर के संबंध में बिल्कुल नया चुनाव करना है। अगर अपनी योग्यताओं और कुशलताओं के अनूठे समन्वय के साथ आप आज से ही दोबारा शुरुआत करें तो अपने वर्तमान काम से अलग क्या करने का चुनाव करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।